नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में है आज आप 23 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर, जिसमें जानने वाले हैं ऐसे कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और करेंगे उनका डिटेल में डिस्कस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिन के साथ में। आज 23 जनवरी और 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आज देख रहे हैं। पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत होती है 23 जनवरी 2021। भारत के बड़े प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब होता है, उसके बारे में भी करेंगे विस्तार से चर्चा। और इन्होंने अपने जीवन के अंदर ऐसे कौन कौन से कार्य करे जिसकी वजह से जो है इनको आज अभी तक इनको किया जाता है याद। और स्वतंत्रता सेनानियों के सबसे जो अग्रणी नेताओं में से गिने जाते थे उनका नाम था सुभाष चंद्र जी बोस, नेताजी के नाम से विख्यात। इनके जन्म के बारे में बताते चले कि 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म होता है और जन्म होता है उड़ीसा का कटक नामक स्थान जो उड़ीसा में स्थित। और इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि अभी तक ऐसी कोई विश्वसनीय ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जिसकी वजह से कहा जाए कि उनकी एग्जैक्ट डेट और उनका स्थान कहां पे था जहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन वैसे कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को इनकी एक मृत्यु विमान हादसे के दौरान हुई थी। और ताइवान जो पहले ताइपे के नाम से जाना जाता था तो वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और आजादी के पश्चात सुभाष चंद्र जी बोस के मृत्यु के बारे में जितने भी जो आंकड़े जुटाए गए उसमें किसी प्रकार की ये खबर तो नहीं मिली कि उनकी एग्जैक्ट डेट कब थी जब उनकी मृत्यु हुई थी और कौन से स्थान पे हुई थी। उसके बाद में 3 आयोगों का भी गठन किया गया, लेकिन वही जस का तस किसी प्रकार की ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं है जिसमें ये कहा जा सके कि उनकी मृत्यु किस जगह हुई और कौन से स्थान पे हुई थी। चलिए, लेकिन इसके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं कि उनका जो जीवन था उसके अंदर बात करते हैं कि वो सबसे पहले 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस से वो जुड़ते हैं और उसके बाद वो कांग्रेस के पहली लाइन के नेता वो बन जाते हैं। 1938 का हरिपुरा का सम्मेलन, 1938 का हरिपुरा का सम्मेलन जहां पर उनको निर्विरोध राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव होता था उसके अंदर उनको निर्विरोध उनको चुन लिया गया था। कितनी बड़ी बात है कि 1921 के अंदर एक लड़का, नौजवान लड़का जो राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ता है और 1938 के आते आते कांग्रेस उसको निर्विरोध अपना अध्यक्ष मान लेती है। और उसके बाद में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 1939 के जो चुनाव होते हैं और 1939 के जो चुनाव हुए थे वो काफी विवादपूर्ण थे और उसके बारे में भी करते हैं थोड़ी बात। और ये चुनाव होता है त्रिपुरा में, त्रिपुरी वहां पे चुनाव होना था। गांधी जी और सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में कहा जाता है कि दोनों के बीच में इतनी कोई ज्यादा बनती नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा अच्छी थी नहीं। 1939 का जब चुनाव आते आते गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के सामने ये रखा गया प्रस्ताव रखा कि आप अध्यक्ष पद का चुनाव जो है वो नहीं लड़ें। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इसके लिए मना कर दिया कि मैं तो अगला चुनाव भी लड़ने वाला हूं, क्योंकि इनके पीछे जो इतनी जबरदस्त जो फैन फॉलोइंग थी दक्षिणी राज्य और इसके साथ में पंजाब उत्तर भारतीय राज्य, वहां तक इनके बड़े ऐसे अनुयायी थे। और दूसरा कहा जाता है उनके बारे में कि उग्र राष्ट्रवाद वाली विचारधारा से ओतप्रोत थे और कुछ जो क्रांतिकारी थे उनको ये लगता था कि यही व्यक्ति हमारे को सबसे पहले आजादी दिला सकता है, जैसा कि नरमदर वाले अभी तक कर नहीं पा रहे थे। 1939 का जब वो चुनाव आता है उस समय इन्होंने खड़े रहने के लिए अपने आप का मन बना लिया था कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, और गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने तैयार किया मौलाना अबुल कलाम, भारत के पहले शिक्षा मंत्री के तौर पे इनको जाना जाता है और बड़े सेक्युलर एक नेता थे। उन्होंने भी इनके सामने चुनाव लड़ने से कर दिया था मना। इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत रहे होंगे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद में नेहरू जी, गांधी जी ने नेहरू जी को भी इनके सामने चुनाव लड़ने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने भी कर दिया मना।
अंतिम नाम आता है पट्टाभी सीतारामैया। दक्षिण भारत के नेता थे और गांधी जी के कहने पे इन्होंने वो चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए थे। सुभाष चंद्र बोस के सामने गांधी जी का एक बहुत बड़ा एक धड़ा हुआ करता, जो उनके साथ हुआ करता था। और लास्ट में पट्टाभी सीतारामैया तैयार हो जाते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, किसके सामने? सुभाष चंद्र बोस के सामने। लेकिन उनके सामने भी हार जाते हैं और ये हार जो है वो पट्टाभी सीतारामैया की नहीं थी, ये हार थी गांधी जी की। और गांधी जी ने इसको मन में ले लिया कि यह हार पट्टाभी सीतारामैया की नहीं है, वो मेरी हार थी। और उसके बाद में, उस दिन के बाद में, नेहरू जी ने इसके बीच बचाव की कोशिश करी, लेकिन कुछ बना नहीं। और लास्ट में वो दिन आया जब सुभाष चंद्र बोस को यह लगा कि अब मुझे राष्ट्रीय कांग्रेस में रहने का कोई यहाँ पे, मुझे मेरा मन नहीं कर रहा या मैं रह नहीं सकता यहाँ पे। और उन्होंने त्रिपुरी का जो सम्मेलन हुआ था, उसके बाद चुनाव हो गया था, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इन्होंने इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। और उसके बाद में कांग्रेस से इनके रास्ते अलग हो गए थे और ये उग्र राष्ट्रवाद वाली विचारधारा वाले वो व्यक्ति। और उसके बाद में उन्होंने जो कारनामे करे हम सब लोगों को विदित, कि जापान से लेकर के जर्मनी तक इन्होंने भारत के पक्ष में माहौल बनाया। और जापान और जर्मनी ब्रिटेन के सामने खड़े हो गए थे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए ये व्यक्ति अगर आया है, तुम इसके साथ में लड़ने के लिए तैयार हैं। आजाद हिंद फौज का गठन करने वाले व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाने लगा है? 2021 में, जब उनकी 125वीं जन्म शताब्दी मनाई गई। उससे पहले ही इस दिवस को पराक्रम दिवस से मनाए जाने की घोषणा भारतीय सरकार ने कर दी। बहुत बड़ी शख्सियत जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में होता है और मृत्यु उनकी बारे में कहा जाता है, अभी तक किसी प्रकार की कोई आधिकारिक तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि 18 अगस्त 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है विमान एक हादसे में। तो आज आप इस दिवस के बारे में जान रहे हैं कि पराक्रम दिवस जो है वो सुभाष चंद्र जी बोस जो है उनके नाम से इस दिवस को मनाया जाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस व्यक्ति ने ही उस समय इस बात को पहचाना था कि अगर क्रांतिकारी अगर मुझे खून देते हैं, मुझे बल देते हैं, मुझे सहयोग देते हैं, तो मैं आपको जो आजादी है वो आपको 1947 में जो मिली थी उससे पहले ही ये हमारे को दे देते। बहरहाल आप देख रहे हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र जी बोस नामक की जो जयंती जो 2021 से मनाई जा रही है और आज उन्हीं का दिन। तो महान आत्मा, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिन के साथ में। उससे पहले जान रहे हैं आपकी जनवरी माह के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे दिवस है, कौन कौन से समय पे और कौन कौन से दिन को वो मनाए जाते हैं। चलिए आज के दिवस का पहला प्रश्न जानते हैं करंट अफेयर्स का। देखते हैं कि हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? आंसर हो जाएगा एक 721 फुट वाला, 721 फुट उसकी ऊंचाई होगी और देश होगा ऑस्ट्रेलिया। वहां पे राम मंदिर, या राम मंदिर तो नहीं लेकिन एक बहुत बड़ा, जिसके अंदर सभी देवी देवताएं उनकी मूर्ति विराजमान होगी। लेकिन कल हमने देखा कि 22 जनवरी को देश के अंदर एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व दिन आया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, जो काफी लंबे सालों से जो लंबित थी, उसका जो सपना था वो हर भारतवासी ने पूरा किया। तो आप देख रहे हैं कि 22 जनवरी का दिन अयोध्या तथा समस्त भारत के लिए महत्वपूर्ण दिवस और बहुप्रतीक्षित वो दिन था जो कल आया। और उस दिन देश में दूसरी दीपावली, एक साल के अंदर दूसरी दीपावली मनाई गई। वो कहां पे मनाई गई? पूरे देश में मनाई गई। और उत्सव कौन सा था? कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर जो अयोध्या में आया। चलिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि सबसे ऊंचा राम मंदिर अब कहां बनाया जा रहा है? आंसर हो रहा है इसका कौन सा? पर्थ, जो हम सब उसको इसलिए भी जानते हैं कि पर्थ के अंदर एक क्रिकेट ग्राउंड है और भारतीय टीम वहां पे खेलने के लिए जाती है और काफी बड़ा ग्राउंड, और इसीलिए वो प्रसिद्ध है। लेकिन इस बार प्रसिद्धि की जो वजह बनी है वो कुछ और बनी है। वो ये है कि वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बनाया जाएगा। ऊंचाई होगी 721 फीट और ये होगा कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब बात करते हैं कि अबू धाबी की। अबू धाबी
एक गल्फ कंट्रीज, इस्लाम को मानने वाले लोग, वहां पर भी 2018 में रखी जाती है आधारशिला। और 2024 के आते आते फरवरी माह 2024 में इसका किया जाएगा विधिवत उद्घाटन। जब 2018 के अंदर जब इसकी आधारशिला रखी गई थी, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई और इसका उद्घाटन करने वाले हैं वो भी प्रधानमंत्री जी ही करने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी, और करने वाले हैं फरवरी माह में इसका किया जाएगा उद्घाटन। ये कहां पे है? आबू धाबी के अंदर। लेकिन बहरहाल आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहां बनाया जा रहा है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है कि राम मंदिर पर्थ ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। और वहां पे इसकी जो ऊंचाई होने वाली है वो कितनी? 721 फीट, ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है अंगकोर वाट, कंबोडिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। इसका आंसर हो गया ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में बनाया जाएगा वैदिक और सांस्कृतिक ट्रस्ट की तरफ से बनाए जाने वाला ऐसा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, और उसके अंदर 600 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा ये मंदिर। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फरवरी के अंदर आबू धाबी में भी पहले हिंदू मंदिर का करेंगे भव्य उद्घाटन। और विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई मंदिर के बारे में अगर बात आती है तो अंगकोर वाट, जो कंबोडिया में स्थित है। अब बात करते हैं कि 22 जनवरी, उससे पहले 17 जनवरी भारत के संदर्भ में तो रामलला की मूर्ति का नगर भ्रमण कराया गया 17 जनवरी को, और 22 जनवरी को विधिवत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा भी अयोध्या के अंदर कर दी गई। अयोध्या हाल ही के अंदर चर्चाओं में इसलिए भी बना हुआ था कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी वहां पे उद्घाटन किया गया। और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी के द्वारा 6 डाक टिकट भी जारी किए गए, जो हमारे हिंदू देव देवता, जिसके अंदर राम मंदिर के नाम से, भगवान गणेश के नाम से, और श्री राम जी के जीवन के अंदर जिन जिन लोगों का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा, उन्हीं योगदान के जो देवता थे, उनमें भी हनुमान जी, केवट और राम मंदिर, गणेश जी, इन सब के भी वहां पे क्या किया गया, इन पे भी अभी डाक टिकट जारी किया गया। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 2। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ में अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा करी है? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? म्यांमार। जिस प्रकार म्यांमार के अंदर राजनीतिक अस्थिरता और उठापटक चल रही है, जिसके बाद में विद्रोहियों और सैन्य सरकार के बीच में काफी लंबे समय से संघर्ष देखते हुए हम आ रहे हैं, और उसके बाद में फ्री एग्रीमेंट जो भारत सरकार के साथ में म्यांमार का था, उसको हमारे गृह मंत्री जी ने कर दिया है रद्द। और वो एग्रीमेंट क्या था? जिसमें दोनों देशों के मध्य किसी तरह की भी कोई तारबंदी, बाड़ नहीं लगाई गई थी, फेंसिंग नहीं लगाई गई थी। लेकिन जिस प्रकार के हालात म्यांमार के अंदर बने हुए हैं, और उसके बाद में गृह मंत्रालय की जो आंतरिक सूचना इकाई है, उसने लिया यह संज्ञान और ऊपर तक इस बात को पहुंचाया। उसके बाद में निर्णय ये लिया गया कि वहां पे जो अपन क्या लगाएंगे, फेंसिंग लगाएंगे। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है कि किस देश का साथ में अपने बॉर्डर फेंसिंग करने की घोषणा करी? आंसर हो जाएगा इसका म्यांमार। वैसे देखा जाए तो मैतेई और कुकी दोनों समुदायों के बीच में जो लंबे समय से संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, और उसके बाद में आग में घी डालने का कार्य किसने कर दिया? म्यांमार ने कर दिया। क्योंकि वहां से बहुत सारे ऐसे लोग पलायन करके कहां घुस रहे हैं, वो भी भारत में घुस रहे हैं, जिसकी वजह से वहां की जो डेमोग्राफी है वो भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, और वहां पे जो हालात हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं रह गए। और इसी को देखते हुए भारतीय सरकार ने इस प्रकार का एक संवेदनशील निर्णय लिया, जिसके अंदर दोनों जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो फेंसिंग है उसको और ज्यादा मजबूत करके और वहां से आवाजाही को रोका जाए एज ए इलीगल। इसके बारे में कुछ अन्य चीजें जान लेते हैं। म्यांमार, केंद्र सरकार के द्वारा म्यांमार में लगी सीमा पर फेंसिंग करने की करी घोषणा। गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा फ्री मूवमेंट एक्ट रद्द करने की इन्होंने घोषणा कर दी है। हाल ही में म्यांमार के सैनिकों ने सशस्त्र जातीय समूह के द्वारा उनके शिविरों पर कब्जा करने के बाद में वो भारत में आकर के लेते हैं शरण। और अभी बात करते हैं कि म्यांमार के साथ में भारत की सीमा कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसके अंदर 4 ऐसे राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे म्यांमार के साथ में सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो नागालैंड,
नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जो 1643 किलोमीटर की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा उसके साथ में सीमा बनाते हैं म्यांमार के साथ में। जुंता सरकार और विद्रोहियों के बीच में लंबे समय से क्या देखने को संघर्ष वहां पे मिल रहा है। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं उस मोरे स्थान की है। मोरे एक ऐसा भारतीय शहर जहां पर बहुत बड़ा एक मार्केट लगा करता था और बहुत सारे लोगों की जीवन की जो रोटी है वहां पे कह सकते हैं कि उनका आर्थिक व्यापार इस मोरे से चला करता था। और आज मोरे इतना वीरान हो गया कि वहां पे कोई भी आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले तो जातीय संघर्ष हो रहा था और उसके बाद में म्यांमार से जो आने वाले जो पलायन करने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे उस मार्केट को भी छिन्न भिन्न कर दिया गया है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में पंजाब के किस शहर में मदर मिल्क बैंक की स्थापना करी जाएगी? आंसर इसका हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। एक मदर मिल्क बैंक की स्थापना पंजाब के मोहाली में करी जा रही है, जिसमें नवजात शिशुओं को दूध पिलाने के उद्देश्य से उनकी मांओं को किसी प्रकार की शारीरिक असक्षमता की वजह से माएं अपने बच्चों को, नवजात को मां का दूध नहीं पिला सकती, वहां पे इस दूध को केंद्रीकृत करके रखा जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस के। ये कहा जा रहा है कि उसमें किसी प्रकार का फायदा नहीं लिया जाएगा और दंपतियों को या माओं को ये दूध जो है उनको वहां पे मुहैया कराया जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? मोहाली। मोहाली, मोहाली क्रिकेट ग्राउंड इसलिए भी ज्यादा प्रसिद्ध, और दूसरी वजह से इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ है कि वहां पे अभी मदर मिल्क बैंक की भी स्थापना की जाएगी। जान लेते इसके बारे में कुछ अनछुए पहलू। पंजाब का पहला मदर मिल्क बैंक मोहाली के अंदर है, एक नॉन प्रॉफिट बैंक जहां पे नवजात शिशुओं के लिए मां का सुरक्षित दूध स्टोर किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य चिकित्सा संस्थान में स्थापित रोटरी इंटरनेशनल के विश्व अध्यक्ष डॉक्टर गार्डन और मैकलिन द्वारा राज्य के पहले मिल्क बैंक का उन्होंने किया उद्घाटन। अब बात करते हैं कि पंजाब वर्तमान में चर्चाओं में इसलिए भी बना हुआ था कि सबसे ज्यादा अगर एक्सीडेंट प्रोन जो एरिया है वो भी कहां पे है? पंजाब के अंदर हॉट स्पॉट के तौर पे उसको चिन्हित किया गया, सबसे ज्यादा मौतें वहां पे होती हैं। तो एक इसलिए इस वजह भी जो चर्चाओं में इसलिए बना हुआ था कि पंजाब दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला दुनिया का पहला, दुनिया का तो नहीं लेकिन देश का पहला वो राज्य बन गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट प्रोन जो एरिया होता था वो पंजाब में हुआ करता था। इसलिए वहां पे मैप कर दिया गया है और चालकों को पहले ही बता दिया जाएगा मैप के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, कि ये यहाँ का हॉट स्पॉट है। बात करते हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान की, जो पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री, और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। अब एक बात और है कि हाल ही के अंदर दिव्यांगों के लिए फास्टैग की सुविधा फ्री में देने की घोषणा करने वाला राज्य कौन बना है? वो भी पंजाब बना है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा है, उन्होंने अयोध्या का जो राम मंदिर बना है उसके वास्तुकार है। जबकि अरुण योगीराज, जो भगवान रामचंद्र जी की जो प्रतिमा जिन्होंने बनाई है, वो किसने बनाई है? वो बनाई है अरुण योगीराज ने। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अन्य चीजें, श्री राम जन्मभूमि पर बना ये मंदिर आधारशिला 5 अगस्त 2020 में इसकी रखी गई थी और प्राण प्रतिष्ठा हम सब लोगों ने देखा, हम सब लोग इसके साक्षी बने 22 जनवरी 2024 को। 17 जनवरी को रामलला का जो भ्रमण है वो पूरे अयोध्या में कराया गया और उसके बाद में मंदिर की जो निर्माण शैली है वो कौन सी? नागर शैली के अंदर इसका निर्माण किया गया है। और रामलला की मूर्तियों का निर्माण अरुण योगीराज के द्वारा, और मंदिर में 5 मंडपों का निर्माण किया गया। और अयोध्या शहर जो सरयू नदी के किनारे पे स्थित है, ये हम सब लोगों को पहले से विदित, लेकिन अभी हाल ही के अंदर चर्चाओं में इसलिए भी बना कि 30 यात्रियों की कैपेसिटी वाली एक सौर नौका, जो सिर्फ किससे चलती है? सोलर एनर्जी से चलती है, वो भी कहां पे चलेगी? वो भी चलेगी अयोध्या में हाल ही के अंदर। ये भी आप इस करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में इसको कवर कर सकते हैं। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाले भारतीय चौथे क्रिकेटर कौन बने? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा टेस्ट स्पेशलिस्ट के नाम से उनको जाना जाता है और उन्होंने 20,000
फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर इन्होंने बना लिया। अब बात करते हैं कि इससे पहले ये कारनामा करने वाले भारतीय खिलाड़ी और कौन कौन है। आंसर हो जाए इसमें सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, और तीसरा आ जाएगा कौन सा, मैं भी नाम भूल रहा हूं उनका, जिनका नाम है सुनील गावस्कर। नाम काफी थोड़ा सा था, वो ऐसे था, अटपटा सा था और बोलने में नहीं आया। तो सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ हैं, वो ऐसे पहले खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जिनको 20,000 रन छूने का आंकड़ा उन्होंने प्राप्त कर लिया है। अब बात करते हैं कि 20,000 रन बनाने वाले वो एशियाई क्रिकेटर तो है ही है। इन्होंने 17 दोहरे शतक भी लगाए, 17 दोहरे शतक भी लगाए हैं इन्होंने। ये कारनामा करने वाले वो एशिया के पहले और वर्ल्ड नंबर में अगर बात करा जाए तो चौथे नंबर पर है, वो संयुक्त स्थान पर है। वो चौथे नंबर के संयुक्त स्थान पर कौन है, उनका नाम है चेतेश्वर पुजारा। तो आप देख रहे हैं कि 20,000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं, जिनका नाम चेतेश्वर पुजारा। इससे पहले ये कारनामा सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ कर चुके हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। चेतेश्वर पुजारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय। इससे पहले सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़। पुजारा ने 260 मैचों में 51.98 के औसत से 61 शतक के साथ में 20,000 रन उन्होंने बना लिए। 17 दोहरे शतकों के साथ में सर्वाधिक दोहरे शतक लगाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी वो बने हैं। हालांकि देखा जाए तो विश्व में उनका संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर उनका नाम आता है। अब बात करते हैं कि घरेलू जो टूर्नामेंट होता है जिसमें जो खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं उसी के आधार पर उनको अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय टीम के अंदर उनको चुना जाता है। अब देखते हैं कि भारत के अंदर कौन कौन से घरेलू ऐसे क्रिकेट ट्रॉफी आयोजित करी जाती है। रणजी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी। इसके अलावा भी अन्य स्तर पर घरेलू ट्रॉफी अभी भारत के अंदर आयोजित की जाती है। आईपीएल मार्च से लेकर के और मई तक ये आईपीएल चलने वाला है, भारत में खेला जाएगा। जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 6। हाल ही में किस देश के विश्व धरोहर स्थल पर ऊर्जा स्टेशनों को उद्घाटन किया गया। आंसर ही जाएगा कौन सा, मिस्र, इजिप्ट, मिस्र। और विश्व धरोहर स्थलों के अंदर मिस्र का अव्वल स्थान है और वहां पर सोलर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से इनको किया जा रहा है लेस। आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, मिस्र। वैसे देखा जाए तो मिस्र नील नदी का वरदान और स्वेज नहर के पास में ही आता है ये, और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। मिस्र विश्व धरोहर स्थल पर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन करने वाला वो एक पहला देश बना। मिस्र में छत के ऊपर छोटे पैमाने पर फोटोवोल्टिक सिस्टम के लिए बाजार को बढ़ावा देने वाला एक काम करने वाला ये देश बना है। 5 सौर ऊर्जा स्टेशन स्थापित करे जाएंगे। गिजा पठार के विजिटिंग सेंटर, काहिरा के मेनियन पैलेस और शर्म अल शेख संग्रहालय और अलेक्जेंड्रिया में 2 संग्रहालय, 2 नेशनल रॉयल ज्वेलरी म्यूजियम। कुल क्षमता इसकी कितनी रहने वाली है, तो 325 किलोवाट फोटोवोल्टिक सिस्टम इसके अंदर रहने वाला है। राष्ट्रपति यहाँ जिनके अब्देल फतेह अल सिसी है। मिस्र में विश्व का सबसे लंबी जो नदी बहती है वो नील नदी बहती है और मुख्य खाड़ियां हैं आपको, जैसे मैंने बताया कि स्वेज और एबुइब की खाड़ी। राजधानी इसकी काहिरा। आप मैप के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये इजिप्ट है और उसी के साथ में लीबिया है, सूडान है, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, इराक और ये सारे हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से स्वेज जो नहर है वो भी इसके साथ से ही निकलती है। और विश्व की सबसे जो लंबी नदी है, जो नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है, वो तो मिस्र को कहा जाता है, वही इस राष्ट्र का नाम है। जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 7। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी। और वहां पे इस प्रकार का आयुष दीक्षा की आधारशिला रखने वाला वो राज्य बना है। वैसे देखा जाए तो अभी कैपिटल, स्पोर्ट्स कैपिटल का दर्जा हासिल करने वाला राज्य भुवनेश्वर, उसकी राजधानी और राज्य उड़ीसा। और अभी वहां पे अल्टीमेट खो खो का भी आयोजन चल रहा है। उससे पहले 2023 के अंदर वहां पे हॉकी का विश्व कप भी खेला गया और कलिंग महोत्सव भी हाल ही के दिन वहां पे आयोजित किया गया।
तो हाल ही के अंदर उड़ीसा काफी चर्चाओं में बना हुआ। भुवनेश्वर अपनी तरह के पहले केंद्र आयुष दीक्षा उद्देश्य अनुसंधान के केंद्रित राष्ट्रीय संस्थाओं और आयुर्वेद के विकास और क्षमता निर्माण और मानव संसाधनों को सशक्त बनाने का कार्य कौन करेगा? आयुष दीक्षा करने वाला है। स्पोर्ट्स कैपिटल का दर्जा हासिल करने वाला राज्य और कलिंगा फेस्टिवल का भी आयोजन भी भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया। मुख्यमंत्री जिनका नाम है नवीन पटनायक। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स 2024 में सम्मानित किया गया? आंसर इसका हो जाएगा आलिया भट्ट। गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी पिक्चर के लिए इनको 2023 में मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब बात करते हैं कि इससे पहले जो जॉय अवार्ड है वो कौन से ऐसे भारतीय अभिनेता जिनको ऑलरेडी पहले से मिल चुका है? आंसर होगा अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान। उनको इस अवार्ड से पहले सम्मानित किया गया है उनको। और चौथी जो अभिनेत्री बनी है जिनका नाम आलिया भट्ट है। आप देख सकते हैं कि आलिया भट्ट 2024 में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री बनी है। इससे पहले 3 जो पुरुष मेल जो कैटेगरी के जो अभिनेता थे उनको इस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और आप देख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान। 2023 में आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और वहां के जो प्रधानमंत्री जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। प्रश्न संख्या 9। पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2000 से सम्मानित किया गया वो किस नृत्य शैली से संबंध रखती हैं? आंसर ही जाएगा कौन सा? कुचिपुड़ी। दक्षिण भारतीय नृत्य कुचिपुड़ी तेलंगाना की रहने वाली नृत्यांगना जिनको हाल ही के अंदर जहां पे 19 बाल पुरस्कार दिए गए उसके अंदर 9 लड़के थे और 10 लड़कियां, उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया। वैसे देखा जाए तो इस 7 कैटेगरीज के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसके अंदर वीरता, अभूतपूर्व योगदान, कला, संस्कृति, पर्यावरण, इन कैटेगरीज में और विज्ञान से संबंधित क्षेत्र में इन कैटेगरीज के अंदर इस पुरस्कार को दिया जाता है। 26 जनवरी के जो परेड होगी उसके अंदर भी इन बच्चों को किया जाएगा उसमें शामिल। पेंडियाला लक्ष्मी जो है वो तेलंगाना से संबंध रखती है और उनका जो नृत्य है वो कौन सा? कुचिपुड़ी है। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। कुचिपुड़ी दक्षिण भारत का प्रमुख ऐसे नृत्य और तेलंगाना की 10 वर्षीय पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया कुचिपुड़ी नृत्य के लिए बाल पुरस्कार से उनको किया गया सम्मानित और 19 बच्चों को राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया था सम्मानित। इसके अंदर एक ऐसा बच्चा था जिसको मरणोपरांत वीरता के लिए इस पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया था। वैसे लड़के और लड़कियों की अगर बात करी जाए तो जो 19 में से जो 9 तो लड़के थे और 10 क्या थी? लड़कियां थी। 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्वारा ये प्रदान किए जाएंगे जो 2 कली थी और विभिन्न वर्गों में 19 बच्चों के नाम घोषित किए जिसमें 9 लड़के और 10 लड़कियां। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र प्रदेश में इनको ये भाग भी लेने वाले। अब 7 श्रेणियां कौन सी हैं? आप देख रहे हैं कि वीरता, कला, संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो है इसमें सामाजिक सेवा और खेल भी शामिल किए गए। प्रश्न संख्या 10। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहां साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा करी? आंसर इसका कहां पे हो जाएगा? विज्ञान महोत्सव हुआ था अभी, कहां पे हुआ था? हरियाणा फरीदाबाद में। और उसके बाद में वहां पे विज्ञान सिटी बनाने की घोषणा वहां के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने करी है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। फरीदाबाद में हुए भारत के सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव के समापन में मुख्यमंत्री जी के द्वारा साइंस सिटी बनाने की करी गई घोषणा। अब उद्देश्य हुई है कि जो बच्चे जो नवाचार के माध्यम से जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के विषय में आगे कार्य करना चाहते हैं उनके लिए इस प्रकार की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए साइंस सिटी का किया गया, वहां पे भी घोषणा की गई है। अब बात करती है 9वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है जो जिसका आयोजन 17 से लेकर के 20 जनवरी 2024 के मध्य हुआ फरीदाबाद हरियाणा में। थीम की कौन सी थी? अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सार्वजनिक आउटरीच को बढ़ावा देने की बात करी जा रही है। अब बात करते हैं कि 2015 में इसकी शुरुआत होती है न्यू दिल्ली से, जब विज्ञान महोत्सव मनाने की शुरुआत वहीं से होती है, देश की राजधानी से। उद्देश्य क्या? विज्ञान और प्रौद्योगिकी
अत्याधुनिक क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों का सम्मान करना है। और ये इसका आयोजन कहां पे हुआ है? ये हुआ है हरियाणा फरीदाबाद में। चलिए आज के सेशन का जानते हैं अंतिम प्रश्न संख्या 11। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? भोपाल। भोपाल के अंदर इस प्रकार का उद्घाटन अभी किया गया जिसके अंदर पर्यावरणीय अनुकूलता और हम उतने ही खनिजों का दोहन करें जितनी हमें जरूरत हो। और एक इसके लिए और चीज बोली जाती है पर्यावरणीय सतत समपोषणीयता। सतत समपोषणीयता का आशय यह है कि हम अगली पीढ़ी के लिए भी उतनी ही चीजें छोड़ करके जाएं और हमारे को जितनी जरूरत हो उतनी ही चीजों का उपभोग करें। उसी के लिए इस प्रकार का सतत संपोषणीयता का सिद्धांत अभी लाया गया। अभी इसका सम्मेलन हुआ है खनन मंत्रियों का कहां पे? भोपाल। भोपाल एमपी की राजधानी। और वैसे देखा जाए कि भोपाल इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ था कि भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी कैटेगरी में अगर किसी शहर को जगह मिली है, किसी राजधानी को जगह मिली, आंसर इसका क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। बात करते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण जो हर साल दिया जाता है, इसका अवार्ड दिया जाता है, और इस बार भी इंदौर रहा प्रथम स्थान पर। लेकिन एक नई चीज इस बार एक और हुई कि इंदौर के साथ में एक शहर और आ गया। आंसर कौन सा है इसका? सूरत, गुजरात का शहर। इसको भी संयुक्त रूप से नंबर 1 पोजीशन पे इंदौर के साथ में रखा गया है। तो आपने देखा कि खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन कहां पे किया गया? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? भोपाल। देख लेते इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। खनन मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन यहां पे आयोजित किया गया। पहला सम्मेलन सितंबर 2022 में हैदराबाद में आयोजित किया गया था। वही उद्देश्य कि देश में अन्वेषण बढ़ाने और सतत खनन प्रथाओं का पालन करने पर क्या देना? बल देना। केंद्र बिंदु क्या थे? रणनीति विकसित करना और केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नए रणनीतिक सुधारों की प्रभावशीलता को बढ़ाना भी। हाल ही के अंदर भोपाल मध्य प्रदेश को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा और अवार्ड भी मिला है। वैसे देखा जाए कि सबसे स्वच्छ शहर जो लगातार अपनी चर्चाओं में बना हुआ है, वहां के जितने भी जो स्वच्छता सुरक्षण होते हैं उसके अंदर वो नंबर 1 पोजीशन हासिल करता है। और इसी शहर से सीखने की अलग अलग जो राज्य हैं और जो शहर हैं भारतवर्ष के, वो भी इंदौर से सीख सकते हैं। और दूसरा शहर बना है वो कौन सा बना है? गुजरात बना है। तो आज आपने इस प्रश्न के माध्यम से जारी जो हमने जो 11 प्रश्न करे थे उनके माध्यम से आपने ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जाना और ऐसे कुछ और विषय भी जाने जो आपके लिए थे वो अनछुए। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।